टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक एरिया है गोल्ड इन्वेस्टिंग। एंड गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल हैव वेरियस कंफ्यूजन्स। अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आईपीओ का क्रेज हम सब ने देखा है लास्ट कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है। वॉरेन बफेट सर बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है क्या? एंड दूसरा, फोमो ने मार दिया सबको भाई, मार दिया सबको, खत्म। ये वो चरस जो आप बोल रहे थे ना, खाने में चरस मार दिए, ये वो फोमो है। 70% पीपल केम जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो। रियल एस्टेट की साइकिल कैसे हम इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं कि अच्छा व्हेन इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू मे बी रियल एस्टेट स्टॉक्स या रियल एस्टेट। मेरे सवालों के जवाब दो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं जहां पर कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जाके चेकआउट करो। आज उसी के सेकंड पार्ट में हम लेके आए हैं अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ है निशांत जी। निशांत जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे झंडे गाड़े हुए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दूंगा। लिस्टेड कंपनी इनकी, इसका मतलब पैसे वाले इंसान है। हेलो निशांत भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। उसके बाद संजय भाई के बारे में मैं क्या ही बात करूं, ऑलरेडी सूट बूट में बैठे हैं तो बड़े आदमी हैं। एंड फिर है शंकर सर। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के बाद तीसरे व्यक्ति जो जब सब सूट्स पहनते हैं वो टी शर्ट में बैठते हैं, वो है शंकर सर। तो शंकर सर, आपका भी ढेर सारा स्वागत है। मैं इंट्रो में समय व्यर्थ नहीं करता हूँ और सीधे लोगों को सिखाने पे आता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं एक एक करके सबसे पूछने की कोशिश करूँगा। शंकर सर, आज के टाइम पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन एक एरिया है गोल्ड इन्वेस्टिंग। एंड गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल हैव वेरियस कंफ्यूजन्स। मैं आप सबका भी ओपिनियन जानूंगा, लेकिन पहले मैं शंकर सर से ये जानना चाहूँगा, पहला, क्या गोल्ड इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज जब हम ये बात करें, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, समथिंग अराउंड गोल्ड इन्वेस्टिंग? कुछ तो रखना पड़ता है। 100 रुपीज़ है तो कितना रखना चाहिए एक आम आदमी को अप्रॉक्स? मैं तो 5-6% रखता हूँ। थोड़ा बोल के आपने 5-6, मतलब 100 रुपए तो 5-6 रुपए आप गोल्ड पे लगाओ। आई वुड लाइक टू नो योर व्यू संजय भाई, गोल्ड इन्वेस्टिंग पे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, गोल्ड है ना, गद्दा है, गद्दा। आप समझो एक बेड है और बेड पे गद्दा ना और हम उस पर गिर जाए तो ऑब्वियसली कमर टूट जाएगी। तो जो गोल्ड है ना, वो गद्दे की तरह काम करता है, तो कभी भी आप गिरे तो वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देता है। तो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा 9% के आसपास का रिटर्न, वॉलेटिलिटी कम है और वॉल्यूम बहुत है। वॉल्यूम मतलब इन द सेंस कि ट्रेडेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। ये गोल्ड के साथ एक और जो फायदा मिल जाता है कि अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो गोल्ड के रिटर्न्स में दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। गोल्ड का रिटर्न होता है, एक डॉलर का होता है। क्योंकि इंडिया का जितना भी गोल्ड है वो इंपोर्ट होता है, तो क्योंकि वो इंपोर्ट होता है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। और आप देखते हैं कि जैसे अगर 10 साल में हम देखें गोल्ड में जो भी राइज हुआ है, तो अगर डॉलर टू डॉलर मतलब डॉलर देखेंगे तो डॉलर ने ही 5-6% का रिटर्न जोड़ दिया, बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो उस वजह से कुछ पार्ट ऑफ द रिटर्न्स जो है वो डॉलर अप्रिसिएशन की वजह से भी आता है। और डॉलर जनरली एक लंबे समय तक भारत के अगेंस्ट अप्रिशिएट होता रहेगा जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में इन्फ्लेशन का डिफरेंस रहेगा, तब तक वो अप्रिशिएट होगा। क्योंकि एक इक्वेशन होती है इंटरनेशनल फिशर रिलेशनशिप, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि डॉलर जनरली एक अपवर्ड ट्रेंड में रहता है जब तक कोई मेजर रिवर्सल नहीं आएगा कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स के बीच में या इन्फ्लेशन रेट्स के बीच में। तो गोल्ड एक अच्छा गद्दा है अपने लिए,
और जैसे सर ने कहा 5-6 रुपए, मैं 10 रुपए तक रखता हूँ, ताकि 10 रुपए तक का गद्दा अपने पास रहे कहीं को, क्योंकि मैंने वो 2008 का फॉल देखा, 2020 का फॉल देखा, तो उस टाइम पे ये गद्दा ठीक ठाक काम आ गया अपने को। तो तब तो क्या फिजिकल गद्दा था, अब तो डिजिटल गद्दा भी हो गया है, तो अपन डिजिटली भी ले सकते हैं गोल्ड को। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इस तरीके से देखता हूँ गोल्ड को। आपके कुछ ओपिनियंस अराउंड गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट? मैं तो बनिया फैमिली को बिलोंग करता हूँ ठीक है ना जी। तो बहुत होगा गोल्ड locker में। लेने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले तो बीवी खुश हो जाती है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा ये valid point है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। ठीक है। तो यस, ऑन अ सीरियस नोट, लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा, क्योंकि वो सर्कुलेटिंग नहीं है। गोल्ड में आपने एक बार लेके डाल दिया, भूल गए, चल रहा है वो, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हो या उसमें ले रहे हो, तो यू डोंट सेल इट ऑफ अनटिल एंड अनलेस बहुत ही वर्सन सिचुएशन है, तो यू जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट, और वो जो अप्रिशिएट हो रहा है वो तो हम भूल गए, वही गद्दे वाली बात आ गई जो सर ने कहा, तो वो अप्रिशिएट हो रहा है। बट या इफ़ यू टॉक फ्रॉम हार्डकोर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट उतना मतलब बहुत फायदा नहीं लगता है। पर अभी संजय जी ने एक चीज़ पूछी है जिसमें मैं तीनों से आऊँगा, पहले आपसे पूछूंगा। मेड इन फोर्जिंग लिस्टेड कंपनी है आपकी, और 2005 से इस्टेब्लिशमेंट हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 2005 से। इन्होंने एक ईयर बताया 2008, एंड 2008 एक ऐसा समय आया होगा विच आई एम प्रिटी श्योर आप तीनों अनुभवी हैं, आपने अपने अपने करियर्स में देखा है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल गो ओवर दिस साइड। 2008 में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या लर्न किया जो आज की पीढ़ी जान सकती है? बिकॉज आज हम लोग जो देखते हैं, हमने सुनी हुई ये बातें, किसी ने बिग शॉट देख लिया एंड दे फील कि उन्होंने 2008 जी लिया है, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। तो मैं जानना चाहूंगा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी लर्निंग जो आपने 2008 में एज एन एंटरप्रेन्योर सीखी है, जो आज की पीढ़ी सीख सकती है कि आने वाले कल में, देखिए लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, बिजनेस इज अनप्रेडिक्टेबल, जरूरी नहीं है कि 2008 में जो हुआ वो आगे नहीं हो सकता है उससे वर्स्ट भी आ जाए। सो आपने ऐसा क्या कोई इंसिडेंट आ रहा हो दिमाग में या कोई एक स्पेसिफिक है, वो प्लीज बताइए। इसमें मैं बताऊं, थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं, मैं 2011 से कर रहा हूं बिजनेस। माय फादर स्टार्टेड इट, तो बट आपने देखा तो होगा फैमिली एंड बिजनेस फैमिली से है, Correct. तो वो सारी बनिया फैमिली है फ्रॉम हर्षद मेहता के टाइम से आज तक की सारी, क्योंकि माय फादर स्टार्टेड इन 1989, तो उन्होंने सबकी स्टील जो है 3 रुपए का हुआ करता था 1990 में व्हेन ही स्टार्टेड, बेसिक स्टील जो 60 नहीं, अब वापस मतलब रॉक बॉटम आ गया 45 पे, बट 60 आ गया था इन 2021-22, ठीक है, व्हिच इज द करेक्ट प्राइस एज पर अस, एज पर द इंडस्ट्री। तो आपका, हम उसको छोड़ देते हैं 2008 को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, 3 प्लांट्स हैं, राइट? लॉकडाउन, अच्छा, तो यू दैट वाज अ बिगर चैलेंज, राइट? डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरे स्टील का तो एक साइकिल चलता है, स्टील क्योंकि आप जो स्टील की इंडस्ट्री है, करेक्ट, हाँ, वो 3 से 4 साल का साइकिल है ही, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जैसे प्राइस जाएगा वैसे ही डिमांड, इट्स समवेयर लाइक शेयर मार्केट, ठीक है, कि बिल्कुल सेम चलता है। एंड आई हैव स्टडीड लाइक at least 10 cycles by the virtue of my father's experience and my experience, right? So when you said 10 cycles, it is 10 into 3, should I consider? Yeah, more or less 3 years, 3-4 years की cycle है, तो I have studied 3-4 cycle, like अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो 2014 में एकदम से बूम आया था स्टील में, then 2017-18 में, फिर वो कोविड के बाद गया, 2020 के एंड में दिसंबर लास्ट वन, ठीक है, 2021 जिसको लेके मैं बुलिश भी था कि अब 2024 आ गया, तो आफ्टर द इलेक्शंस एंड एवरीथिंग इट विल बूम अगेन, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट, वो फिर अलग स्टोरी बन जाएगी, ठीक है। तो इस साइकिल आना ही आना है, थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा, ठीक है, साइकिल आएगा, वी विल अर्न वेल, फिर एक लोअर साइकिल देखेंगे हम, ठीक है। तो बीइंग एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, हर एक रिसेशन इफ यू हैव गॉट, एक तो नेगेटिव में नहीं है कंपनी, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है, एंड यू हैव अ गुड credibility in the markets with bankers and everyone, तो वो कंपनी कुछ भी झेल सकती है। Companies don't run by money, they run by the goodwill. They run by the goodwill. Right. तो जब ये lower down cycles आते हैं ना, तो अगर आपके पास reserves है and you have sources that you can arrange fund, maybe in debt form, ठीक है, maybe in equity form, ठीक है, जिस भी फॉर्म में। आज से मेरी कंपनी 1 साल पहले लिस्टेड हुई है, तो उससे पहले तो डेट पे रिलाई करते थे ना, या फ्रेंड्स एंड फैमिली, या जो खुद अर्न करे कैपिटल रिजर्व्स। तो एक ग्रोइंग कंपनी में रिजर्व्स कैन नेवर बी वेरी टू हाई, क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो जाती हैं तुरंत के तुरंत, राइट? तो यू रिलाई ऑन डेट, बट वो डेट लेने के लिए
सबको पता है SME कंपनीज को, MSME कंपनीज को डेट लेने के लिए, आप लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि कितना मुश्किल होता है, बट वी हैव गुड एसेट्स, तो हमें मिल जाता था। तो बैड टाइम्स जब भी हों तो बी प्रिपेयर्ड, लोअर योर एक्टिविटी लेवल, हाथ पैर मारो मार्केटिंग के लिए, लेकिन मार्केटिंग के लिए कि सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि उस टाइम पे स्विच बहुत करते हैं कस्टमर्स। जब लोअर टाइम्स होते हैं उस टाइम पे स्विच बहुत करते हैं ओके कस्टमर। सो दैट्स द गुड टाइम व्हेन यू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। बढ़ते टाइम में तो क्या होता है ना, डिमांड चल रहा है, जो परचेज वाला है किसी भी बड़ी कंपनी में, उसको लगेगा यार किसी तरह से अपनी लाइन चलाऊं, खरीदते जाओ, जिससे आ रहा है, कंसिस्टेंट सप्लाईज हैं, सब कुछ है। उस टाइम वो आपको उतनी अटेंशन नहीं देगा। लोअर टाइम में उसके पास टाइम है, तो मार्केटिंग पे हाथ ज़रूर फैलाओ। या देखिए क्या होता है, लोग जब ज़्यादा सेल्स हो रही होती है ना, उस टाइम पे वो कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग पे खर्चा करो क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम मार्केटिंग का वो होता है जिस टाइम सेल्स नहीं हो रही है। तो लोअर साइकिल में तो आपको मार्केटिंग करना है। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। गुड इनसाइट। ओके, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। जब नहीं बिक रहा माल तब मार्केटिंग ज़्यादा करो ना, उस पर स्पेंड ज़्यादा करो। जब बिक रहा है तब तो बिक ही रहा है, क्यों करना स्पेंड? गॉट इट। तो बेसिकली डाउन साइकिल में आप लोग मार्केटिंग पे ध्यान दो और रिजर्व्स मेंटेन करो। ये आप कह रहे हैं कि हर बिजनेस को डाउन साइकिल के लिए मेंटेन करना चाहिए। संजय जी, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन शंकर सर, आप 2008 के आसपास यू वर इन अ जॉब? आई वाज इन अ जॉब, यस। क्या ऑब्जर्व किया फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव? अगर आपने इक्विटी पे भी किया, दैट इज ऑल्सो फाइन इन योर जॉब करियर, एंड व्हाट लर्निंग कैन पीपल डिराइव फ्रॉम दैट टाइम? क्या सीख सकते हैं? सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड, क्योंकि 2002 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, विच वाज लाइक अ डिप्रेशन पीरियड। वो .com बबल बस्ट हुआ, तो नौकरियां थी नहीं, इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टाइम। आपने करियर ही तब चालू किया? हाँ, तब शुरू किया। एंड देन 2003 से इन्वेस्टिंग शुरू किया, एंड 2003 से लेके 2007 एक ऐसा पीरियड था, आप जहाँ पे हाथ डाल दो वो स्टॉक बढ़ने वाला है। दिस इज व्हिच ईयर? कौन से साल? 2003 to 2007। जहाँ हाथ डाला वहाँ पैसा बना। दैट इज द मदर ऑफ ऑल बुल रन सो फार आई हैव सीन। अभी जो ये चल रहा है कुछ नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ बिटवीन 2003 एंड 2007। मतलब वाहियात से वाहियात स्टॉक आप उसको मतलब इन्वेस्ट कर लो, डांट मारो पहुंच रहा है। यू आर मेकिंग मनी हैंड्स ओवर फिस्ट। वो ऐसा टाइम था जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट करके उसमें से ATM से कैश डाल के, आई वाज वर्किंग इन ICICI बैंक मैनेजर को बोल के मेरे अकाउंट में डाल, मेरे को आज खरीदना है ये स्टॉक। ओह, सो बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू इंक्रीज, यू नो, इट वाज लाइक कुछ भी पकड़ लो, वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक बुक रखा है यहाँ पे, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो मैंने इन्वेस्टर साइकोलॉजी उस पीरियड में सीखा। तो इस फेज को यूफोरिया बोल सकते हैं, 2003 से लेके 2007 तक। फिर 2008 2009 दोनों मिला के आई वुड हैव लॉस्ट अबाउट 65% ऑफ माय वेल्थ। व्हिच ईयर? कौन से? 2008 2009 क्रैश हुआ और आपका 65% नेटवर्थ गया। हाँ। उसके बाद वो फेज आता है वेयर आप थोड़े एकदम डिजेक्टेड होते हो, राइट? आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता, नहीं यार पिन छुड़ाओ, ये स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं करूँगा। तो वो मेरा चला फ्रॉम 2009 until 2014 when I could not get back into the market। फिर 2015 थोड़ा सा करेज आया, थोड़ा हौसला आया, मैं घुसा। फिर जब 2020 आया, वो साइकोलॉजी तो देख लिया हमने, देन मैं उस कोविड टाइम का एडवांटेज ले पाया। आई कुड बाय मोर, आई न्यू कि ये सब अच्छे कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ये सब बढ़ेंगे। तो ये जो आपका मार्केटिंग वाला लेसन था वो मैंने अपने इन्वेस्टिंग में यूज़ किया। एंड तो आई थिंक फॉर यू टू बी अ गुड इन्वेस्टर आपको कम से कम 2 बुल साइकिल और 2 बियर साइकिल देखने चाहिए। दैट्स व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड। मतलब वो आपके फिर यू नो एक रिटेन हो जाएगा आपके ब्रेन के अंदर कि हाँ, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब नीचे गया लेकिन ऊपर भी आएगा, एंड वो कब आएगा आप उसको एक प्रॉपर्ली गेज कर सकते हो। वो फर्स्ट टाइम तो मतलब वेरी पेनफुल। जस्ट फॉर कंटेक्स्ट फॉर द व्यूअर्स, जब आप कह रहे हो 2 बुल साइकिल देखनी चाहिए, 2 बेयर साइकिल देखनी चाहिए, इस कंटेक्स्ट में आपके करियर में आप बुल साइकिल कौन से ईयर स्पैन को बोल रहे हो और बेयर साइकिल किस स्पैन को बोल रहे हो? 2003 से 2007 इज द फर्स्ट बुल साइकिल। 2008 से लेके 2011-12 तक इज द बियर साइकिल। ओके। 2013 से लेके 2019 तक आप बोल सकते हो अगेन अ बुल साइकिल। 2013 से 19 वाज अ बुल साइकिल। हाँ, मतलब इट वाज डूइंग डिसेंटली वेल, ऑल्दो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, लेकिन एटलीस्ट स्टॉक मार्केट ग्रोथ तो था उस टाइम पे जी। एंड देन अगेन द बुल साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, जो भी चल रहा है अभी। संजय जी, आप बताइए 2008 आपका अनुभव।
क्या कर रहे थे आप 2008 में? जॉब लगी थी। जॉब लगी थी? जॉब लगी थी 2007 के एंड में जॉब लगी। अरे बदकिस्मत इधर ही बैठे हैं। नहीं, आई वाज वेरी खुशकिस्मत। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे। 2007 के एंड में कैंपस में कंपनीज आई, ठीक है, तो 7 एंड तो यूफोरिया, मैडनेस, बिल्कुल, मतलब इस दुनिया का सबसे अच्छा समय था जॉब पाने का। तो वेलिंकर्स में था, कैंपस में नौकरियां आई, तो वो इंटी मिंटी पापा मिंटी 10 टाइम्स यू अगला बगला वो आउट गोज यू, ऐसा था मतलब हालत कि चलो चलो यहाँ बैठेंगे तो जैसे इनके स्टॉक्स चल रहे थे वैसे कैंपस प्लेसमेंट्स हो रही थी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई हैड 7 जॉब ऑफर्स। थाला फॉर अ रीजन। हाँ जी सर। तो हाँ, MS धोनी टाइप नंबर हो गया अपने पास। तो 7 जॉब ऑफर्स थे। GE शिपिंग कॉर्पोरेशन, दारा शॉ, आप तो जानते हो दारा शॉ। फिर उसके बाद एक KPO था, HSBC, ICICI तो ऐसा था हमारे यहाँ वो ट्रक लेके खड़ा होता था, सब घुस जाओ। तो ICICI, देन अ वेरी G शिपिंग, हाँ तो G शिपिंग हो गया, एक और था। और देन आई हैड दिस रहेजा यूनिवर्सल। तो रहेजा यूनिवर्सल रियल एस्टेट कंपनीज। अब अपने को लगा यार ये गुंडे मवालियों की कंपनी, रियल एस्टेट तो गुंडे मवाली वाला काम होता है। तो माय मेंटर टोल्ड मी नहीं इट्स अ गुड सेक्टर, अपकमिंग सेक्टर, एंड दे आर लुकिंग एट प्रोफेशनल्स, तो आप जाओ। ठीक है जी। तो मेरे कॉलेज ने ना, मेरे कंपनी ने, रहेजा ने कैंपस को लिखा दैट वी वांट हिम टू ज्वाइन इमीडिएटली। हाँ, नहीं तो मेरा जून में खत्म हो रहा था ना, अभी एक सेमेस्टर बाकी था, फाइनल सेमेस्टर बाकी था। तो उन्होंने बोला, तो मैं कैंपस लेके गया और डीन साहब के पास मिठाई का डब्बा दिया। तो मैंने बोला ये तो मांग रहे 2 तारीख से आ जाओ, 2 जनवरी से। तो बोलते तुम्हारा तो चौथा सेमेस्टर है। मतलब कुछ करो सर, मैं अगले साल इनको वापस लेके आऊंगा कैंपस, ऐसा मैंने मेरे डीन को प्रॉमिस कर दिया। ऑल्सो आई वॉज द डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, मान गए। तो ठीक है जी, जॉब चालू हो गई। जॉब चालू हो गई। फिर जून में एक लेवल ऑफ एडमिट्स आया। अच्छा, जब वो जॉब चालू हुई 2008 अर्ली वॉज स्टिल अ वेरी गुड टाइम ऑफ लाइफ। तो वी वर लुकिंग एट एक्विजिशंस वर्थ 2000 करोड़, 2000 करोड़ की जमीनें खरीदनी थी हमने। वेरी यंग अग्रेसिव पर्सन आशीष रहेजा। तो 2008 जून में कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया IIM से। ठीक है, फर्स्ट टाइम माय कंपनी, दिस कंपनी हैड हायर्ड MBAs एंड फर्स्ट टाइम दे हायर्ड फ्रॉम IIMs। तो वो लड़के लोग आए। 3 महीने बाद सितंबर में लीमन ब्रदर्स क्रैश हो गया, बिल्कुल। उसके बाद माल ही नहीं बिक रहा, रेवेन्यू ही नहीं है। मतलब आई नेवर थॉट कि वर्ली, प्लेस लाइक वर्ली वुड बी सेलिंग एट 12,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट। बोरीवली वाज सेलिंग एट 5,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट। आज बोरीवली में 25,000 से नीचे माल नहीं मिलता। तो वहां चल रहा है हाय तौबा चल रही है। कॉलेज बच्चे निकाले जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा है कि क्या करेंगे, जॉब रहेगी नहीं रहेगी। बट देन आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद आशीष रहेजा, तो बच गया, और मतलब आई कुड सेल थ्रू दैट। बट मैंने एक चीज रियलाइज की, जो वॉरेन बुफे की सुन लेता है ना, उसको लाइफ में कभी टेंशन नहीं हो सकती। क्योंकि वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं ना, आई विल टेल यू अ सीक्रेट टू मेक मनी, शट द डोर, एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बिकम फियरफुल, एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल बिकम ग्रीडी। तो आई थिंक वो वाली बातें जो राइट टाइम पे समझ जाए, जैसे सर ने कहा ना, एक साइकिल देखना बहुत जरूरी है। देखो, जब बॉडी बीमार होती है ना, तो वो बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म होता है पुरानी गंदगी से बाहर आने का। इसी तरीके से एक रिसेशन, एक करेक्शन जो होता है, वो उस बॉडी का तरीका है एक पुरानी गंदगी से बाहर आने का। तो इसका मतलब अगर बॉडी आपसे 3 दिन का रेस्ट मांग रही है, 4 दिन का रेस्ट मांग रही है, तो आप दवाइयां मत खाओ, 3-4 दिन का रेस्ट ले लो, ताकि बॉडी उस चीज से ओवरकम करेगी, तो वो ज्यादा अच्छे से ओवरकम करेंगी। एंड आई विल टेल यू, 2009 मार्च आते आते ऐसे लगा सुहावने मौसम वापस आ गए। हमारी पूरी एक बिल्डिंग मोतीलाल ओसवाल ने खरीद ली। बॉम्बे में जो उनका HQ है, दैट बिल्डिंग वाज आवर, मतलब वाज रहेजा's बिल्डिंग। दे बॉट अ वन सिंगल चेक बिल्डिंग हमसे खरीदी उन्होंने। उसके बाद हमने देखा, हमने माल लॉन्च किया, तो 2 दिन के अंदर हमारे 250-300 फ्लैट बिक गए। दिस वाज मार्च ऑफ 2009, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम 8 ऑफ सितंबर ऑफ 2008। तो यानी विद इन 6-7 मंथ्स हमने देखा यार सब चंगा सीगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी यार। तो उस दिन मैंने एक चीज रियलाइज की, मैंने लगा ये ना, और मेरे साथ वो आशीष रहेजा के सेक्रेटरी बैठते थे, वो जाके घर खरीद लिया मुलुंड में। मतलब यार दास, यहाँ साली नौकरी की पता नहीं कल को रहेगी कि नहीं रहेगी। बोलता है नहीं, ये वो टाइम है जब घर खरीदना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने इसी टाइम पे घर खरीदा। मतलब तेरे को काम करते कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो पॉइंट ये है कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ऐसे समय का इंतजार करते हैं, वो ऐसे समय में खरीदारी करते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं, जो जनरली जनता होती है, वो क्या करती है, ऐसे समय में डर जाती है, ऐसे समय पे माल बेच देती है। मतलब जो जैसे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे वैसा। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो लाइक करो भाई। हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं CTA। हाँ। तो आई थिंक टू समराइज दिस, एनी रिसेशन, एनी टाइम व्हिच गॉट करेक्टेड इज अ बॉडीज मैकेनिज्म टू कम आउट ऑफ समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत से बाहर आने का उसका तरीका है।
और वही टाइम है जब आपको बेस्ट बार्गेन्स मिलेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें जी। एक कंपनी थी सीमैक, ठीक है, मुझे आज भी याद है, सीमैक करके कंपनी थी, SEAMAC, ठीक है, बाद में वो खराब हो गई सिचुएशन उसकी। तो वो कंपनी मार्केट्स इतनी क्रैश हुई क्योंकि 2009 7 जनवरी को वो लेटर आ गया था सत्यम वाला कि आई वाज राइडिंग अ टाइगर, वो आपको पता होगा रामलिंगम राजू का। तो वो लेटर आया था। अच्छा, उससे 10 दिन पहले मैंने कॉल ऑप्शन लिया था। अच्छा, ओ आप भी खतरों के खिलाड़ी बने। हाँ, देखो तो वो आया तो सीमैक करके कंपनी थी। तो सीमैक कंपनी का मार्केट कैप हो गया था 50 करोड़। ठीक है। कंपनी में डेट था 0। ओके। और कंपनी के पास कैश रिजर्व थे 80 करोड़ के। ओके। तो दैट मीन्स इन अ वे यू कुड पे 50 करोड़ बाय द कंपनी विच हैड 0 डेट, रनिंग बिजनेस एंड 80 करोड़ इन कैश। तो इसे हम नेगेटिव ईवी कंपनी कहते हैं, नेगेटिव एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी। दिस सेम सिनेरियो था 2003 में भी। हाँ। जब वो .com क्रैश हुआ था, उसके बाद जस्ट द मार्केट वाज गोइंग अप, देयर वर लाइक एटलीस्ट, आई मीन आई रिमेंबर देयर वर एटलीस्ट 30-40 कंपनीज जिसमें जो कैश इन द कंपनी था दैट वाज मोर देन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी विद 0 डेट। तो क्या मजेदार बार्गेन है यार, इससे अच्छा बार्गेन क्या मिलेगा? अभी एक भी नहीं मिलेगा। और अब नहीं, इस टाइम में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं इस मिल टाइम में रहा। पागलपन ये मिलेगा। रिसेंटली मैंने भी देखा, कुछ नहीं मिल रहा। तो जब क्रैश आता है ना, आपको नेगेटिव ईवी कंपनीज मिलती हैं जिनमें कैश पड़ा है। बेस्ट, मतलब ब्लाइंड बाइज है। हाँ, मतलब आप सीमैक, अच्छा उसके बाद सीमैक भागा, वेंट 7-8 टाइम्स इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, बाद में बिजनेस ही खराब हो गया। तो चलो आपको पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा फंडामेंटल्स पढ़ लेते तो समझ आ जाएगा कि गया बिजनेस। बट जस्ट इमेजिन द बार्गेन यू कुड गेट एट दैट टाइम कि अ कंपनी विद 0 डेट, 40 करोड़ मार्केट कैप, 80 करोड़ कैश इन बैंक। अब क्या चाहिए आपको? इतना पहले भी नहीं जाना, थोड़ा रिसेंटली बता देता हूँ। 2001 मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 11,000 करोड़ was the cash in the company. The market cap was some 6,000 crores. With 0 debt. With 0 debt. 11,000 करोड़ कैश था और 6,000 करोड़ का मार्केट कैप। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स, which has like gone up by 4 times, 5 times, whatever. तो अब मतलब अगर ये वाली चीज किसी ने उस टाइम पे नोटिस बस इतनी सिंपल सी करी होती, और अब तो स्क्रीनर विनर है, बहुत इजी हो गया है। 0 डेट कंपनी मैंने तो वीडियो बना दिया था, मेरे तो एक वीडियो में भी है। ओह वाओ। That तो this has happened. नेगेटिव कंपनीज यार, ब्रिलियंट टाइम टू बाय। सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड लेसन। तो एक बिजनेस लेसन मिल रहा है, एक हमको ये लेसन मिल रहा है। लेकिन पता है, जब संजय जी ने एक नाम लिया तो दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग अराउंड दैट, एंड दैट इज वॉरेन बफेट। ये तो बहुत अच्छे से मुस्कुराए थे, आप भी अब मुस्कुरा दिए। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा सिंपल सा सवाल है, और ये मेरा नहीं है, ऑडियंस का सवाल है, मैं ऐसे ही दूसरों पे बिल फाड़ देता हूँ। तो सवाल ये है कि वॉरेन बफेट सर बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है क्या? एंड दूसरा, ये समझ में नहीं आता, इफ एनी ऑफ यू कैन शेड लाइट अराउंड दिस थिंग, ये इतना सारा कैश, आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं कि बर्कशायर हैथवे जो है वो ढेर सारा कैश पाइल ऑन करते जा रहा है। What could be the reason about this? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप इतना जो मुस्कुराए हैं, जो मतलब पूरा आपने वीको वज्रदंती का ऐड किया है, तो मुझे ये बताइए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, गम तो नहीं छुपा रहे। मतलब why do you admire Warren Buffett? Because I could clearly see your eyes कि आप admire कर रहे हैं। क्यों? जैसा मैं प्री डिस्कशन में भी बता रहा था कि मैं बहुत बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली वॉरेन बफे के बारे में हर जगह सुना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उनके बारे में, बट आई डिडंट यूज टू टेक एनी इंटरेस्ट 2 years बैक। आई वुड रीड बायोग्राफी ऑफ जेफ बेजोस, आई वुड रीड इलॉन मस्क, बट नॉट वॉरेन बफेट, क्योंकि मैं बिजनेस, हाँ, मैं इन्वेस्टर नहीं था, ठीक है। बट हिज बेसिक प्रिंसिपल्स व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक 1.5 साल में मैंने उनका सब कुछ पढ़ डाला इसके पीछे, ठीक है। उसका रीज़न वॉज कि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ 12 साल का एज अ बिजनेसमैन, अभी जो आपने हम तीनों से भी क्वेश्चन पूछा, तीनों के एक्सपीरियंस ले लो, आपने कहा बैड टाइम में सबका शुरू हुआ है, नहीं, बैड टाइम्स एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है कि बैड टाइम्स आर बेस्ट, बैड टाइम्स आर द बेस्ट टाइम्स टू इवॉल्व, टू लर्न एंड टू कम आउट एज अ विनर इवन इन अ बेटर पोजिशन देन व्हेन द बैड टाइम स्टार्टेड। और वॉरेन बफेट सर वही कैश रिजर्व रखे जा रहे हैं, जो आपने जिससे क्वेश्चन मेरा स्टार्ट करा पर्टिकुलरली कि कैश रिजर्व रखे, बिकॉज इट्स हिज पॉलिसी कि कैश रिजर्व रखूंगा, मैं हर स्टॉक पे नहीं लगाऊंगा, मैं तो एक वो चीज़ खरीदूंगा लोअर टाइम पे, डाउन टाइम पे, जब मुझे वो सस्ती मिलेगी और उस पर मैं पूरी बैट खुल के लूँगा। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग।
मैंने जैसे कहा कि मार्केटिंग आप जो है डाउन टाइम पे बढ़ाओ, उस पर इन्वेस्ट करो। तो कीप द कैश रिजर्व्स एंड डाउन टाइम पे अगर उसको यूज करोगे तो जैसे ही वो गुड टाइम साइकिल आएगा, इट विल गो लाइक एनीथिंग 10 टाइम्स 15 टाइम्स भी जा सकता है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच एंड बी पेशेंट। Wow. Shankar sir, what's so great about Warren Buffett? You read so much, you have made a couple of videos at some point of time, must have made around Buffett. Mostly Peter Lynch देखा है मैंने. I don't think Buffett. But what are your opinions? क्या है Warren Buffett sir? And ये cash वाला concept, if at all you have some idea, why he could be putting up so much of cash in reserves? I can only think probably he doesn't have anything good to buy at the moment. That's the only thing I can think of. Any view on Warren Buffett? नहीं ऐसा नहीं है, सी नहीं बुराई भी है तो आप कर दीजिए, मैं नहीं बुराई वाला कुछ नहीं है, बट यू नो टिपिकली जैसे मैं अपना इन्वेस्टिंग करता हूँ एंड यू नो सी मेरा इन्वेस्टिंग ना ओवर द इयर्स इवॉल्व हुआ है। तो व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट मेरे लिए मतलब आई वाज टॉट बाय दिस प्रोफेसर कॉल्ड प्रोफेसर संजय बख्शी हु इज quite renowned and as a value investor, lot of people Fundu professor correct, and little do people know बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत मतलब but because वो सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट नहीं डालते तो people don't know. But if you want to meet him, आप लोधी कॉलोनी जो पार्क है वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। So 2001 हमारा कंपल्सरी क्लास था, it was called Security Analysis and Business Valuation by Professor Bakshi. So we used to attend that class. MBA गुरुग्राम, हाँ वहाँ वो प्रोफेसर है, राइट। तो वो अटेंड किया था एंड हमारा कंपल्सरी रीडिंग था बेंजामिन ग्राहम्स सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस नॉट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत लोग इंटेलिजेंट सिक्योरिटी एनालिसिस दैट बड़ा बुक, हाँ सबसे टफ बुक, हाँ जिसको पढ़ने में 3 बार लगता है, 900 पेज की हुई है ना। या 900 पेज वाला बुक था। हाँ सर, वो जिसको पढ़ते वक्त 8 बार आप सोते हो। So जो कैश वाली जो आपने बात की थी ना, that actually comes from there. It's called net current asset value, and you can build it on that. So for me, my investing is borrowing concepts from different people. So कुछ वॉरेन बफेट ने कुछ अच्छा बोला है, पीटर लिंच ने कुछ अच्छा बोला है, जोएल ग्रीनब्लैट का कुछ अच्छा निकल के आता है, निक स्लीप ने कुछ अच्छा बोला है, बेंजामिन ग्राहम अगेन यू कैन लर्न लॉट फ्रॉम हिम करके। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अमैल्गमेशन। हाँ, तो मैं एक पर्टिकुलर दिस थिंग उतना नहीं है, it's a mixture of all players. सर आप पॉलिटिक्स में अच्छा जा सकते हैं। अच्छा, मतलब एनीवेज संजय बताइए वॉरेन बफेट, बिकॉज़ मैंने नोटिस करा है आप काफी बार बफेट सर का रेफरेंस भी देते हैं, जैसे इन्होंने काफी अच्छा बताया, ही आल्सो सेड कि उन्होंने कुछ लेसंस डिराइव किए। व्हाट अबाउट यू? आफ्टर प्लस आई वुड आल्सो नो लाइक टू अंडरस्टैंड द कैश वाला पार्ट आल्सो, इन केस यू कैन शेड सम लाइट। ही सेड कि मे बी बिकॉज़ उन्हें कुछ खरीदने लायक मिल नहीं रहा, व्हिच इज प्रीटी एविडेंट, उनको उनका साइज भी इतना बड़ा है, शायद $300 बिलियन का कैश रखा है, समथिंग, हाँ 250 के आसपास है, $300 बिलियन। कितने जीरो होते हैं कमेंट्स में बताओ, जो सही बताएगा उसको मेरे तरफ से कुछ मिलेगा। लाइक ही दे देना, आप हार्ट दे देना, हार्ट तो सर मैं बहुतों को दे देता हूँ, मैं तुमको कमेंट भी दूंगा, कमेंट रिप्लाई देंगे, हाँ लाइक भी दूंगा, हम सब स्टोरी पे भी डालूंगा। अब तो हो जाएगा, नीचे बवाल कटेगा, तुम्हारे साथ फोटो भी खींचूंगा। हाँ सर, अब बोलो। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज भी एक रिपोर्ट सेबी की फिर से आ गई जिसे वो कह रहे हैं कि 94% पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। मैं ट्रैवल करता हूँ, दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचता हूँ, उससे पहले या तो सेबी का नया रेगुलेशन आता है, या रिपोर्ट आता है, या अपडेट आता है, फिर दूसरे जगह पहुंचता हूँ तो या तो ब्रोकरेज बढ़ जाता है, या घट जाता है, या एसटीटी बढ़ जाता है। आप एक जगह टिक जाओ, अब टिकना पड़ेगा क्योंकि हर 3 दिन में कुछ नया आ रहा है। बढ़िया, कैरी ऑन। तो हमें रियलाइज करना होगा कि वो आदमी जो बोलता है ना, वो एक आम व्यक्ति के लिए बोलता है और एक सबसे आम भाषा में बोलता है। संजय बख्शी जी हो गए, मैं उनसे सीखा हूं, प्रोफेसर मंकीकर, शिवानंद मंकीकर, केदार मंकीकर, ठीक है, वो लोग मेरे प्रोफेसर्स रहे। तो और आप अगर इनसे बात करो, रामदेव अग्रवाल जी के कोई भी इंटरव्यूज देखो, तो बड़ी सिंप्लिसिटी से वो बताते हैं कि क्यों वॉरेन बुफे। तो पहली चीज ये है, उस आदमी को सरलता से अपनी बात को कम्युनिकेट करना आता है, और वो जो बात करते हैं दैट अप्लाइज टू 90%, मोर देन 90% पीपल ऑन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ये है कि नोबडी फॉलोज दैट। तो जब हमने भी पढ़ना चालू किया, व्हेन आई वाज लाइक 22, तो मैंने बोला बुढ़ा सटी आ गया, इसके हिसाब से तो पैसा बनेगा नहीं अपना कब। तो हम गए, ऑप्शंस खरीदा, सब कुछ किया,
वो खिचड़ी के अंदर जैसे ना अभी बात कर रहे थे ना, सीधा जाके हाथ डाल दिया, फिर हाय 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 हाय, हाँ मुंह जल गया, हाथ जल गया, फिर वापस आए तो बोले सॉरी सर गलती हो गई, अब आपकी सुनेंगे। जब उनकी सुनी पैसे बन गए। तो मैंने ना उन्हीं की सुनी है, वही धीरे धीरे डालो, डालते रहो, अच्छे बाइज करो, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदो, पैसिव रहो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी मत रहो, दूर रहो। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। तो उनकी ना एक एक लाइन को, या उनकी और मंगर साहब की एक एक लाइन को मैंने जिया है, और मैंने इंपैक्ट देखा कि एक आम व्यक्ति जो एक व्यवसाय कर रहा है, एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, या सर्विस कर रहा है, या एक कंसल्टेंट है, या कुछ भी है, जिसके पास टाइम नहीं है मार्केट्स को देखने का, उस आदमी के लिए वॉरेन बफे की लर्निंग्स शुड बी एंग्रेव्ड इन गोल्ड एट हिज हाउस। बस अब इससे नीचे मैं कुछ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई एक्टिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर जब वो कोई स्टॉक लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी थीसिस कहीं ना कहीं से डेवलप होगी कि ये व्यक्ति की थीसिस मेरे को ठीक लग रही है, ये व्यक्ति की लग रही है, पर उनका वो काम है, वो करते हैं। He has interest, he has spent time, he has invested a lot of efforts and resources to learn that thing. तो मुझे लगता है कि अगर आप एक आम व्यक्ति हो जो स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहता है, जिसको स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं देना, यू शुड फॉलो वॉरेन बफे। उसके अलावा आपको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्लस वो उनका एक और किस्सा चलता है, मैं आप तीनों का ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ही स्टिल लिव्स इन एन ओल्ड हाउस, पुरानी गाड़ी चलाते हैं, और हमारे कुछ दोस्त हैं मर्सिडीज ले लेते हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। डू यू थिंक फ्रूगल लेना चाहिए या मर्सिडीज खरीद लें? दोनों है, आप कौन सी पर्सनालिटी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उस पे डिपेंडेंट है। मतलब यू आर न्यूट्रल, मतलब इट इज एन इंडिविजुअलिस्ट चॉइस। इंडिविजुअलिस्ट चॉइस। पर्सनली व्हेन आई वाज यंग, लाइक 20s में, अर्ली 20s में, व्हेन आई जॉइंड द बिजनेस 21, माय ओनली मोटिवेशन वाज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बहुत फ्रैंकली टेलिंग। लेकिन वो 2 साल में मिल गई शायद, ठीक है। मतलब जितना सोचा था कि 10 साल बाद ये होना चाहिए, वो लिस्ट मैंने 7 साल में पूरी कर दी, ठीक है ना। तो जब वो पूरा हो गया, अब उसके बाद भी 2-3 साल, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। सो विद टाइम, एज आई एम क्रॉसिंग माई मिड 30s, देन आई एम रियलाइजिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या नेक्स्ट? सो नाउ यू हैव हायर पर्पसेस इन लाइफ। करेक्ट। तो वो अब जो है ना, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनका चार्म खत्म हो गया है। तो आई नीड सम न्यू मोटिवेशन, क्योंकि दैट वाज माय ओरिजिनल मोटिवेशन। सब एक दिन माटी में मिल जाना है सर। नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है भाई, माटी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि अब उसको करने में मजा नहीं आता। एस्पिरेशन, अब रोल्स लेनी है, ठीक है। प्राइवेट जेट लेना है, ठीक है। तो या तो वहां सोचो जाके, ठीक है। बट दैट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स लाइक नाउ आई हैव